मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, दोस्तों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से काफ़ी लंबे समय से आप लोग बैठे होंगे यहाँ, और मुझे नहीं मालूम कि अभी मुझे और कितना बोलना चाहिए। बोलने के लिए मटेरियल मेरे पास बहुत सारा है, लेकिन मैं जिस मुद्दे पर आज बोलूँगा वो है पेरेंटिंग। जिस बचपन को बचाने के लिए हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, जितने भी जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं, उसको बचाया कैसे जा सकता है, इस पे चिंतन बहुत लंबे और गहरे समय से चलते आ रहे हैं, मतलब काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहे हैं। लेकिन नतीजे ऐसे हैं कि ऐसा लगता है कि वो चिंतन असल में बचपन को बचाने के लिए नहीं, बर्बाद करने के लिए हो रहे हैं। क्योंकि यदि चिंतन उस बचपन को बचाने के लिए था और बच्चों को बचाने का था, तो बच्चे बच क्यों नहीं रहे? कई लोग मेरी बात से सहमत हो सकते हैं, कई लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक बात से मैं अपने पिछले 20-22 साल के जो सामाजिक जीवन है उसका तजुर्बा मैं आपको बताता हूं। जहां भी मैं गया, मैंने सबसे एक ही सवाल पूछा। वो सब पूछने पर आप लोगों से कनेक्ट हो जाऊंगा मैं, मुझे मालूम है, लेकिन मैं उस पर ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगा। लेकिन जब मैंने लोगों से पूछा कि आज से 40 साल पहले का भारत याद कीजिए, आज से 30 साल पहले का अपना बचपन या अपनी जवानी या अपना गांव या अपना माहौल तय कीजिए और देखिए, एक बार याद कीजिए और मुझे बताइए कि समाज में एक दूसरे के साथ भाईचारा है, जो समाज में एक दूसरे के साथ रिश्ते हैं, वो पहले से अच्छे हुए हैं कि खराब हुए हैं? तो पता चलता है, सबका जवाब एक सिरे से आता है कि रिश्ते खराब हुए हैं। पहले पड़ोसी के साथ लठम लठा रहते थे हम लोग। मतलब मैंने देखा है अपने माँ बाप को, मतलब मैंने अपने पापा को, चाचा ताऊओं को देखा है, मतलब हर सीजन में अपने लठों का तेल पिलाते हुए और फिर दर के रखते हुए, ठा के बाजते हुए कि रे बाज गया रहा, चलो रहा, बाजो रहा, ले लो रहा, यो करते हुए देखा। लेकिन मैंने जिनके साथ उनके लठ बाजा कर दे, वही आदमी फिर ब्याह शादी में मरगत में कट्ठे बैठे भी देखे, और मैंने उनके बीच में कदे भी मन मुटाव नहीं देखा। वो बाज गया था, वो कोई बात नहीं, हो गया था, सारा जन्म टेरा हो जाता हो जाए। आज की तरह दिलों में जहर तो कभी था ही नहीं जैसे आज है। माँ बाप के साथ रिश्ता है, टीचर्स के साथ रिश्ता है। अपने जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, मतलब कान पकड़वा के न्यूए नहीं बेरा कितने मार दिया कर दे, गट्टे जांग दिया कर दे, नुगा कर दे, लेकिन कदे आज तक देखा ही नहीं कि रिश्ता खराब होया हो, कदे माँ बाप के साथ रिश्ता खराब होया हो। परिवारों में बड़े कलेश रहा करते, लेकिन फिर भी तलाक के केस तो नहीं थे, फिर भी आत्महत्या के केस तो नहीं थे, फिर भी डिप्रेशन तो नहीं था, फिर भी मतलब नशा तो नहीं था, फिर भी बेरोजगारी तो नहीं थी। हर आदमी के पास काम था, रुपया कौन था, लेकिन बीमार भी कौन ही थे। आज अपने जीवन की सारी पूंजी खर्च हो जाती है अगर अपनी औलाद को ऑर्गेनिक खाना खिलाना पड़ जाए तो, कमाई जीरो हो जावा है। और उस टाइम गरीब तो गरीब आदमी ऑर्गेनिक खाया करता। एक गांव में अस्पताल नहीं था, इसका मतलब तो डॉक्टर नहीं थे, इसका मतलब तो बीमारी नहीं थी। डॉक्टर आओगे जब तो बीमारी आओगी, या फिर बीमारी आओगी जब तो डॉक्टर आओगे। जब बीमारी नहीं थी तो डॉक्टर की जरूरत नहीं थी, तो धक्के न मारता डॉक्टर दिए और धक्के तो बीमारी दे दी, तुम्हारे बालक जो है बीमार होने लग गए। एक भी डिलीवरी जो थी वह सिजेरियन नहीं हो थी। हमने किससे सुने हैं, कौन कौन बालक खेत में पैदा हो रहे हमारे पड़ोस में, थे आपने भी सुने होंगे। ईब तो सिजेरियन बिना बातें नहीं बनती। एक बालक का कोई इंजेक्शन नहीं लग गया था और कोई बीमारी नहीं पड़ा था। अरीब एक एक बालक का 35-35 लाख गए और 4 महीना तो फालतू घर में नहीं रहता, अस्पताल में जाके भर्ती होना पड़े।
बोला पढ़ाई बहुत बढ़िया होगी, उस पढ़ाई के ऊपर इतना रुपया खर्च हो गया और उस रुपये का नतीजा क्या निकला वो आपके सामने है। ये मैंने इसलिए बताया आप लोगों को जस्ट थोड़ा सा कि समाज क्या इस बारे में सोचना शुरू करेगा। क्योंकि देखिए, मैं पिछले लगभग 22 साल से, 22 नहीं बल्कि 23 ही हो गए अब तो, 99 में लगा था इसके ऊपर काम करने पर, 2001 में तो बिल्कुल क्लियरली जुट गया था। और मैं अपने इस 22-23 साल के इस सामाजिक जीवन के अनुभव से मैं इतना बता सकता हूं कि धारा के विपरीत मैंने बात करी। जिस दौर में मैं ये कहा करता था कि आने वाले वक्त में आपके बच्चे एक दूसरे के दुश्मन होने वाले हैं, जब मैं ये कहा करता था कि बच्चे अपने स्कूल के टीचर्स के ऊपर अटैक किया करेंगे, मैंने ये लिखा था कि सन 2027 तक 2025 तक जो है हमारे बच्चे डिप्रेशन में इतने गुस्से वाले हो जाएंगे कि वो अपने टीचर्स पे भी अटैक कर सकते हैं, अपने घर वालों पे भी कर सकते हैं। वो किस्सा 2017 में देखा होगा आपने कि स्कूल में, रेयान स्कूल में वो बालक का कत्ल करा था एक दूसरे बालक ने, फिर यमुनानगर में एक प्रिंसिपल का गोली मारी थी एक बालक ने, याद है ना आपको? इसको थोड़ा साउंड। अब मैं वो जो सीन याद करता था, मेरी डायरी में लिखा हुआ मिला मुझे एक बार। मैं कहा यार ये बातें हम 2027 तक कर रहे थे तो ये तो बहुत पहले हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर समाज के लोग चेते नहीं, अगर समाज के लोग जागे नहीं और उन लोगों ने इसके ऊपर काम शुरू नहीं किया तो आने वाले वक्त में हालात और ज्यादा खराब होने वाले हैं। पहली बात तो ये है। अब ये हालात खराब होने के पीछे के कारण आपको देखने पड़ेंगे। पहला बात देखिए, 3 चीजें होती हैं। किसी भी बीमारी की कोई ना कोई वजह होती है, पहले आपको वो वजह माननी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पर यह मानना पड़ेगा कि उस बीमारी के लिए, उस वजहों के लिए जिम्मेदार कौन है, और तीसरे नंबर पर उसको ठीक करने के लिए उसके ऊपर प्रयास क्या करने चाहिए, और फिर उसके बाद उस प्रयास को करेगा कौन। चिंतन बहुत होते हैं लेकिन मुझे उसके ऊपर इंप्लीमेंट करने के लिए कार्रवाई सामाजिक लेवल पर नजर नहीं आती है जी। समाज नहीं करता है कुछ भी। हमारे बुजुर्गों में एक कहावत है पुरानी कि बेटी और बच्चे ये पूरे गांव के साजले होते हैं। ऐसा ही क्या करें तो बालक तो सबके साजले अगर मैंने यह बात सुनी, मेरा एक डायलॉग याद है और मेरा वह बात घणे दिन पाछे समझ में आई कि हमारे जो बड़े थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो इतनी गहरी बात क्यों कर कह दिया करें थे। अजमा जीवन के उसमें मेरे पड़ोस का गांव है जबाड़ा, उड़े थे मेरा एक पड़ोस के गांव में थे एक दादा आ रहा, मेरे दादा का दोस्त, वो बैठे, मैं ओक्का भरन लाग रहा। ओक्का भर के जब मैं चलम धरन लग गया तो वो जो मेरा दादा था वो नहीं बोला, दूसरे वाला दादा, मेरे दादा था, मेरे चौधरी कपूर सिंह मेरे दादाजी का नाम था, उनको कहने लगा, बोला यू कौन से का भाई, नहीं पूछा करते ना, यू कौन से का भाई। तो मेरा दादा बोला यू नफे के नाम का। तो मैंने मेरी मात कही जाके, मखा नफे के नाम का क्या मतलब है? नफे के नाम का भाई न्यू कह देना नफे का है। न्यू बोला तू सारे का है, मतलब बालक है वो सारे का है। कहने का मतलब यो है कि मेरे चाचा और मेरे पापा और जो 4 भाई थे तो मैं बालक तो सारे का हूं, नाम नफे का है। कागज में जब लिखा जाओगा तो हूं तो सबका है। वही समझ में आवे। जब मैंने पेरेंटिंग पे किताब लिखी, पेरेंटिंग मतलब समझो हो, बालक की परवरिश करने पे मैंने एक किताब लिखी। क्यों लिखी? मेरे तो एक मानस कहने लग गया, बोला वो आप तो करनाल से है ना? मैं कहा हाँ करनाल से हूं। आपके करनाल में तो एनडीआरआई है? मैं कहा हाँ जी एनडीआरआई है, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है भाई। मैं कहा हाँ जी बहुत बढ़िया। बोला वहां बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, वहां ना गाय पालन के ऊपर, मतलब भैंस पालने पे, बकरी पालने के ऊपर कार्यक्रम चलते हैं, मछली पालन सिखाया जाता है और घोड़े पालने सिखाए जाते हैं, कुत्ते पालने भी सिखाए जाते हैं, सूर पालने भी सिखाए जाते हैं। तो मैंने पूछा मानस पालना भी सिखावा है कोई?
आदमी का बच्चा भी तो पालना सिखाना चाहिए ना, कि मारा आदमी का बच्चा पालने के लिए कोई संस्थान है कि देश में? बोला तो कितने नहीं। तो मैंने कहा कि मारे पुरखा ने कदे जरूरत नहीं पड़ी भाई आदमी का बच्चा पालना के ऊपर है बड़ा ने। फिर मैंने देखा एक चीज कि बड़ा ने अपना पूरा गांव जो है वो बालक पालन का संस्थान बना रखा था, सबता गांव। क्योंकि मैंने अपना बचपन याद है, रोटियां के टाइम पर जब मैं घर नहीं पहुंचा तो मेरी मां ने कदे टेंशन नहीं हुई कि तू रोटी नहीं खा रहा। उन्होंने बेरा था जिसके भी होगा, पड़ोस में होगा, दूसरे बामणा में होगा, किसी यार दोस्त के घर होगा, रोटियां के टाइम रोटी खागा होगा, अपन कोई दिक्कत नहीं होया करता जी। सच्ची कह रहा हूं, नहीं थी ना, कदे टेंशन नहीं हुई। मतलब मारे मेरी बुआ आ रही है पड़ोस में, तय कोई दूसरी छोरी आ रही है, छोरा आ रहा है, कोई दूसरे मोहल्ले में तारा है, आपस में कत्ती जमा एक घर भर का काम, कत्ती को रोड़ा ही नहीं। आज आप अपनी छोरी पड़ोस में अगले घर में भेज के देखो, छोरी छोड़ दो, छोरे ने भेज के देख लो। गांव में अपन ऐसा माहौल बना लिया कि अपने पड़ोसी पे भी हमारा भरोसा नहीं रहा। कित तो अपन कहा करें गांव के साथ ले करें बालक, और फिर कित हम अपने अपने लेके बैठ गए। मेरे भी समझ में आया है, और जब मैंने अपनी किताब में एक लाइन लिखी थी, मेरा वह किताब की लाइन हमेशा एक बात याद रख रहा है कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। मैं यह लाइन लिखा करूं, जिन्हें अंग्रेजी समझ में बताऊंगे, बुढ़े बुजुर्गान जिन्हें ना अंग्रेजी का बेरा उन तक बताऊं। मैंने अपनी किताब लिखी थी जी कि एक बालक पालन खातर सबते काम की जरूरत पड़ा करे। काम करने लगा तो जिस व्यक्ति ने भी अपने बच्चे के ऊपर, अकेले आदमी ने काम करा, उसने अपना समय दिया, अपनी ऊर्जा दी, और जो समय उसने अपने बच्चे के ऊपर लगाया, उसने ये देखना शुरू कर दिया कि अब इसका नतीजा क्या निकलेगा। क्योंकि वो 24 घंटे अपने बच्चे ने याद दिलाता रहा, देख बेटा बहुत कंपटीशन है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तने आगे लगना है, तने न्यू करना है, तने कामयाब होना है, तने दुनिया करके दिखाना है। देख फलाने का बालक ने न्यू कर लिया, देख दिगड़े का बालक ने न्यू कर लिया, वो इतने इतने घंटे पढ़ा करता, वो इतनी मेहनत करा करता, देखो उड़े पहुंच गया, देखो उड़े पहुंच गया। मेरे ख्याल से यहां करा जी। इस तरह की बातें करके हमने अपने बच्चे के ऊपर एक प्रेशर डालना स्टार्ट किया कि तने मेहनत करनी है, मेहनत करके पहुंचना कित है। उसके बाद मेहनत करके पहुंचना कहां है, जब हमने ये देखना शुरू किया तो उसको मेहनत करके करनी है नौकरी। नौकरी करके कितने प्रतिशत लोगों को नौकरी करनी है, फिर इसके ऊपर देखना है, उसका देखना है आंकड़ा। और मैं इसके ऊपर लगने शुरू हुआ कि जिस टाइम पे मैं पढ़ता था, मैं आपको पहले थोड़ा सा अपना परिचय दे देता हूं ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए कि मैं किस विषय पर आखिर तक अपनी बात को लेकर के जाऊंगा। यह देना जरूरी है आप लोगों को। हरियाणा सरकार में मैं टीचर हुआ करता था, फिजिक्स का मैं स्टूडेंट रहा। फिजिक्स से करने के बाद जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ाना शुरू किया, सरकारी स्कूल में टीचर भी लगा। 8 साल नौकरी करने के बाद एक समझ में आई मुझे बात कि पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक स्कूल की किसी भी क्लास के अंदर बच्चे को जीवन जीना तो सिखाया ही नहीं जा रहा, उसको याद करवाया जा रहा है, पेपर के लिए तैयार किया जा रहा है। उसके बाद मैं मां बाप के बीच गया, आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हो? तो वो कहते हैं कि भाई कुछ बन जाए। क्या बन जाए? कोई अच्छी सी जॉब, कोई नौकरी। अच्छा, नौकरी के लिए आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं। इससे आज से मतलब 22 साल पहले मैंने एक जर्नी शुरू करी, जब मेरे अंदर एक सवाल पैदा हुआ कि मैं ऐसा क्यों हूं। मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा अपने टाइम का। जब मैंने 10वीं करी अपने गांव से तो मैंने करनाल जिला टॉप किया। जब मैं करनाल जिला टॉप किया तो मेरे गांव में 10वीं के बाद स्कूल नहीं था। मेरे घर वालों ने मेरा दाखिला करवा दिया करनाल में। फिर मैं पढ़ने के लिए करनाल, फिर कुरुक्षेत्र, फिर मेरठ, फिर चंडीगढ़, और ऐसे करते करते मैं आज तक वापस आया ही नहीं। तो मैं चंडीगढ़ में रहता हूं। उन दिनों में मैं करनाल रहता था। जब मैं कुछ माँ बाप को ये बताया करता, मैंने किताब पढ़ ली थी डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर की, जिसमें फ्रेम्स ऑफ माइंड, जिसमें वो बताता है कि इंसान का जो दिमाग है वो ऐसे ऐसे काम करता है।
वो ऐसे ऐसे चीजों को सोचता है और इस तरह से तैयार होता है। तो मैंने सोचा कि मेरे पड़ोस में जो बच्चे थे मैं उनको चेक करके देखता हूं क्या ऐसा ही होता है। हाँ भाई ऐसा ही होता है। प्रैक्टिकल करने लगा तो मेरे को मालूम पड़ा, तो मां बाप को मैंने बुलाना शुरू किया। मैंने कहा जी आपका बच्चा पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुआ, इसको आप इस दिशा में लेकर के जाओ जिस भी दिशा में थे। भला जी उसमें नौकरी तो नहीं मिलती उस दिशा से, उसमें कोई रोजगार का तो कोई साधन नहीं है। मैंने कहा उन दिनों की बात है जब 98-99 में खूब क्रेज था क्रिकेट का। तो मैंने उस बच्चे को बोला, मैं कहा ये बच्चा ना पैदाइशी प्लेयर पैदा हुआ है, इसको आप स्पोर्ट्स में डालो। उसके माँ बाप बोले स्पोर्ट्स से नौकरी थोड़ी मिलती है। तो मैंने उन दिनों में सचिन और सहवाग ये खूब गांगुली वगैरह पूरे छाए हुए थे। मैंने कहा इनको नौकरी की जरूरत है क्या, बताओ आप जरा एक बारी। फिर हमारा बालक तो इतना नहीं है, आपको कैसे पता आपका बच्चा नहीं है। अब ये छोटे बच्चे हैं, 2-2 साल, 4-4, 5-5, 10-10 साल का बच्चा है। ये बच्चे के अंदर एक टैलेंट दे रखा परमात्मा ने, प्रत्येक बच्चे को, हर बच्चे को एक टैलेंट दे रखा, उसको कोई ना कोई स्किल दे रखी, एक खास तरह का दिमाग दे रखा। अब उस दिमाग, उसको कैसा दिमाग दे रखा ये बात कौन बताएगा? या तो बताएगा उसके स्कूल का टीचर, या बताएगा उसका मां बाप, या बताएगा कोई और। लेकिन इतना तो पक्का है कि वो बच्चा नहीं बता सकता कि मैं कैसा हूं। क्यों जी? अब आपके बच्चे की उम्र 10 साल हो गई, 15 साल हो गई, 18 साल हो गई, या वो उससे बड़ा कॉलेज के अंदर वो रट्टे मार रहा है, तैयार कर रहा है कुछ ना कुछ। आज तक आपके गांव में, गुआंढ में, शहर में, स्कूल में, कॉलेज में किसी टीचर ने, किसी भी आदमी ने क्या कभी किसी गांव के आदमी को यह बताया कि आपका बच्चा इस काम के लिए पैदा हुआ है, इसको इधर लेके जाओ? बताया जी किसी को? किसी को नहीं बताया। और हर आदमी ने अपने बच्चे को पढ़ने की प्रेरणा दी कि पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले। मैंने एक कागज पे उठा के हिसाब लगाया। मैंने कहा जो बच्चे हमारे पढ़ के रट्टा मार के जब एक कंपटीशन में बैठते हैं तो इसके असली नतीजे क्या निकलते हैं, उसका एक बार आपके सामने मैं वो रखूंगा। उससे आपको यह मालूम पड़ेगा कि क्या हमारे गांव का, हमारे स्कूल का, हमारी शिक्षा का जो डायरेक्शन है, जो उसकी दिशा है, क्या वो सही है। और अगर वो सही है तो ठीक है, कंटिन्यू करके रखो। और यदि वो गलत है तो उसके ऊपर चिंतन करो। चिंतन के बाद उसके ऊपर काम करना शुरू करो कि समाधान जरूरी है। समस्या पता लगने के बाद समाधान किया जा सकता है। अब हमने जब इसके ऊपर काम किया तो पता लगा अगर किसी नौकरी के लिए 1000 लोगों की भर्ती निकलती है, 1000 बच्चे फार्म, मतलब भाई 1000 भर्ती निकली, आमतौर पे उस नौकरी के लिए कम से कम 10 से 15 लाख फार्म भरे जाते हैं। 1000 भर्ती अगर होती है तो 10 से 15 लाख फार्म। अब मुझे अगर कोई ये पूछे कि वो 1000 बच्चे कौन से भर्ती होने हैं, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे IAS अफसरा की भर्ती हो, चाहे टीचर्स की भर्ती हो, चाहे किसी और चपड़ासी की भर्ती हो, जो मर्जी भर्ती हो, वो 1000 बालक कौन होंगे? मुझे सिर्फ इतना पता है, चाहे ला लो सिफारिश के दम पे, चाहे ला लो पैसे देकर, चाहे ला लो पेपर पास करके, चाहे लगा लो SC बालक सारे के सारे, चाहे ला लो BC बालक सारे के सारे, चाहे ला लो सारे जट्टा के बालक, चाहे ला लो सारे बामणा के बालक, सारे एक सिरे तय एक जना तय कर दो कि मैं तो इन न लाना चाहूं। चाहे कोई कितना ही बड़ा तोप हो, कितना ही बड़ा मुख्यमंत्री हो, चाहे 18 घंटे पढ़ा हो बालक, चाहे 20 घंटे पढ़ता हो, 1000 तक फालतू बालक का भर्ती उसके। अगर 1000 पोस्ट लकड़ी है तो 1000 बालक लगेंगे। तो अगर मान लो 11 लाख फार्म भरे गए थे तो 10 लाख और 99,000 बालक नहीं लाग सकते। कितना हंगा ला लो। क्यों जी? गलत तो नहीं कह रहा। इसका मतलब क्या होया कि अगर पेपर देकर आपका बालक भर्ती हुआ है, या अगर इसमें तो छांट के आपके बालक ने अगर नौकरी या रोजगार मिलना हुआ है, तो ये गारंटी है 10 लाख में तो अगर 1000 बालक का अनुपात निकालोगे तो 0.1 बालक तो पास होगा और 99.9% बच्चा फेल होगा। गारंटीड। मानते होगे?
गलत तो नहीं कहा जी? यानी कि अगर आपने अपने बच्चों को पेपर की दिशा में दौड़ा दिया, पेपरों के लिए दौड़ा दिया कि पेपर दे के नौकरी लगना है, तो 99.9% बच्चा फेल होएगा, गारंटी। और मैं न्यू कह रहा, मेरी पहले दिन तय एक बात थी कि कुदरत ने हर बच्चे को परमात्मा का रूप दिया है। और हमारे बड़े बुजुर्ग कंधे आए, मेरा दादा कंधा आया, अपने नुका मूल तक ब्याज प्यारा, और नुका परमात्मा का रूप होया, अगर बालकंद नुका परमात्मा का रूप बच्चा। अब परमात्मा का एक रूप, परमात्मा का दिया हुआ उपहार। आप में से कोई सहमत है मेरी बात से कि परमात्मा का रूप है बच्चा? बताओ जी, कोई है क्या सहमत? हाथ खड़ा करके बताओ मुझे कि परमात्मा का रूप होता है बच्चा। आप मानते हो बच्चे को परमात्मा का रूप? हाथ खड़ा करके बता दो जी, सच्ची में मानना है सारे आप? ठीक से जी। परमात्मा ने आपको एक बहुत कीमती चीज दे रखी, मैं भी मानू इस बात ने, आप भी मानो एक बात ने, इस नई बात ने आड़े रख लूं, एक दूसरी बात पूछने लग जाऊं। आप में से कभी किसी ने किसी को बर्थडे पे, ब्याह की एनिवर्सरी पे या किसी और मौके पे कोई गिफ्ट दिया है किसी ने? हाथ खड़ा करके बताइयो, दिया है? दिया है कुछ लोगों ने। मैं बताऊं, जब किसी के लिए कोई गिफ्ट लेने जावा, आप दुकान पर जाके के कहा करा भाई कोई गिफ्ट दिखा दे, अगला पूछा करे क्या का है, बर्थडे का है, एनिवर्सरी का, क्या का है? फिर वो पूछा करे छोरा है छोरी है, फिर वो पूछा करे कितनी उम्र है, फिर वो पूछा करे कितने रुपया का दिखाऊं, है ना? फिर आपने कहा करो किसा दिखाऊं, फिर आपने कहा करो किसा दिखा दे कोई जो काम आ जाए उसके। पहली बात होया करे हमारी नॉर्मल, मैंने आज थी गिफ्ट की दुकान पर, मैंने 6 घंटे खड़ा होगा देखा कि जो लोग आवे हैं गिफ्ट लेने खातर हुए के कौए हैं। कोई कहे कोई सीनरी दिखा दे, कितने टांगेगा तो दिखदार रहूंगा कि मन ने दी थी या मैं याद आऊंगा उसके। कोई इसलिए कहे उसके काम आ जावे। मैं नहीं सोचूं यार ये मानस किसी तो 500 रुपया का गिफ्ट देवे, इतने छांट के न जब दें कि भाई छोरी है तो उससे ईसा देना, छोरा है तो ईसा देना, 6 साल का है तो ईसा देना, 10 साल का है तो ईसा देना, वाइफ से देना तो ईसा देना, पति से देना तो ईसा। तो मखा आदमी तो 500 रुपये खर्च करता है, अभी इतना हिसाब लावा है। वो परमात्मा ने आपकी बालक दिया होगा, उसका कोई हिसाब नहीं लाया होगा उसने। भाई इस आदमी से इतना बड़ा गिफ्ट देना है, परमात्मा ने अपना रूप आपके घर में पैदा करा, तो उसने कोई हिसाब नहीं लाया होगा। क्या परमात्मा आपके घर में कोई कबाड़ भेज देगा? बताओ जी, नहीं भेज सकता ना। तो जो आपके घर में बालक है वो किसी न किसी काम का तो है। अब परमात्मा ने जब ये तय किया आपके पास कि एक बच्चा भेजूंगा, आपको उसकी परवरिश करनी है और उसके असली मकसद तक उसको लेके जाना है, मैंने एक चीज नोटिस करी, मां बाप ने यू बेरा ही नहीं कि उसका मकसद क्या है, किसी ने बताया ही नहीं, किसी ने चर्चा ही नहीं करी। जब मन ने मां बाप से बात करनी शुरू करी सन 2001 में, मृत्यु नुकंदे बोला दविंदर जब तेरा बालक होगा जब देखांगे, ये बालक मन दे नहीं किसी की के करा। मैं सोचा मखा यार उन दिनों तो मैं कॉलेज में पढ़ा करता, बाद में समझाता रहा लोगों को, डायरी में लिखता रहा, रिसर्च करता रहा, रिसर्च करते 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 मैं एक पोजीशन पर पहुंचा कि मैं माँ बाप ने न्यू बता सकूं हूं कि भाई बालक का दिमाग किसा हो है। मैं आपने बताऊं, मैं इंडिया का पहला आदमी हूं, पहला, इसका कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई सिलेबस नहीं, कुछ नहीं, किसी ने आज तक इसके ऊपर काम नहीं करा। मैं पहला आदमी हूं जो 3 साल के बालक के बारे में न्यू बता सके इस बालक तक परमात्मा ने ऐसा दिमाग दे रखा है, यो इस तरह के काम करने के लिए बना है, इसका असली टारगेट यो है। तो हम इस पर काम करने लग गए। मां बाप मृत्यु न्यू कहने लग गए, यह बात है सन 2004-5 की, बोला जब तेरे घर में बालक होगा जब देखांगे। मैं सोचूं कि यार इतने बालक होवे, चलो इतना बाट देखा। 2006 में मेरे घर बेटा पैदा हुआ, डॉक्टर ने कही प्री मैच्योर डिलीवरी है, 7 मासा होया था। बोला हो सके जो आने वाले टाइम में बीमार रहे, हो सके इसका ऐसा दिमाग रहे इस टाइप से। मैं सोचा कोई बात नहीं, मेरे पास थोड़ा तजुर्बा है तो मैं अपने बच्चे पर काम कर लूँगा। शुरू में उसने दिखाया भी थोड़ा सा बीमार सा भी रहा हो, लेकिन मैं आपको बताऊं 5 साल की उम्र में
मेरे बेटे ने पहला नेशनल रिकॉर्ड बनाया और वो इंडिया का सबसे कम उम्र का गोल्ड मेडलिस्ट बना मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, पूरे इंडिया का। 5000 बच्चों को हराया उसने। लोगों ने टेलीविजन में, अखबार में, सब जगह वो छाने लगा, सब जगह इंडिया का वंडर किड, इंडिया का वंडर किड आने लग गया। मैं घर में टेलीविजन वाले आने लग गए, घर में इंटरव्यू वाले आने लग गए। आंधे आंधे 3-4 दिन में उस टेलीविजन वाला ने के दिखाया कि भाई यू बच्चा बहुत तेज दिमाग का है। मैं टेलीविजन वाला तो कह रहा है सारे बालक तेज दिमाग के हुए, मेरा को न्यारा नहीं। दूसरे मां बाप उन पर काम नहीं कर पाते, मैंने थोड़ा काम करना आवे है। नहीं मानने जी, टेलीविजन वाले भी न्यू दिखावा जो मारा यू बालक के तेज है। एक टाइम ऐसा आया, मैं आपको बताऊं, मेरे ख्याल तक 15 दिन में मेरा छोरा स्कूल में था आया और मुझे बोला पापा मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं बोला रखे हो या बेटा? बोला मुझे सारी क्लास के बच्चे मारते हैं। 5-6 साल का था, पहली में बड़ा करता हो। मैं बोला तन्ने किसे ते कुछ कहा था? बोला ना, तू तो कह रहा था कि पूरी क्लास मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बोला हाँ, पहले तो सारे के सारे मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, अब वो मेरे को बोलते हैं कि तू गंदा है। मैंने कहा तेरे मैंने तने कुछ कराया होगा, उनका मारा होगा या कुछ? बोला ना, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो फिर वो ऐसा क्यों करते हैं भाई? आपको क्यों मारते हैं वो? मेरे छोरे ने जो मेरे से जवाब दिया ना, मेरा एक बात समझ में आ ही रहा है कि मेरी औलाद का फर्स्ट आना मेरी औलाद के लिए समस्या हो गया। मेरा छोरा मेरे तने बोला मेरे जो फ्रेंड थे ना वो मुझे इसलिए मारते हैं, वो ये कहते हैं कि यशस्वी तू गंदा है, तेरी वजह से हमारी मां हमने रोज पिटा है। अब यशस्वी के 100 ही पाड़े याद है, तेरे आज 10 ही तो होने चाहिए। अब यशस्वी पहली क्लास में जब उसकी क्लास के बालक गिनती सीखने लग रहे थे तो वो 100 ही 1000 ही पाड़े याद कर रहा था। यशस्वी ने तो पूरे ह्यूमन अनाटॉमी पीरियोडिक टेबल जो 10वीं क्लास के बालक पढ़ा करा उसने उसे टाइम पढ़ लिया था। 7 साल की उम्र में मेरे बेटे ने 10वीं क्लास तक का सिलेबस कर दिया था। जब वो दूसरी में पढ़ा करता सारा सिलेबस खत्म करके धर दिया। अच्छा, उसकी क्लास के बालक उसने पिटा तू हमारे बैठने लायक नहीं। तो मेरे समझ में आया कि मेरे बच्चे का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना उसकी क्लास के बाकी बच्चों के लिए समस्या पैदा कर रहा है। तो मैंने करनाल शहर छोड़ना पड़ा, क्योंकि करनाल शहर में सारे स्कूल जाने थे उसने। तो मैंने अपना छोड़ गया, तो मैं चंडीगढ़ चला गया। लॉन टेनिस स्केटिंग का स्टेट चैंपियन, भाई चेस का वो स्टेट चैंपियन। 10वीं क्लास तक मेरा छोरा ने 2500 से ज्यादा तो किताब पढ़ ली थी, और इस टाइम पे वो नेशनल चैंपियन है लॉन टेनिस का, टेनिस खेलता है। मेरे से तो इतना लंबा हो रहा है, 10 साल हो गए उन्हें दवाइयां का हाथ लाया। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि उन डॉक्टर ने कहा था कि वो बीमार रहा करेगा, वो बीमार नहीं होता। मैंने कहूँ तो इसका कुछ याद नहीं होगा, उसने 7 साल की उम्र में 10वीं तक का सिलेबस कर दिया। लेकिन मेरा एक बात समझ में आ गई कि 4 साल तक लगातार ऑल इंडिया रैंक 1 रहा उसका ओलंपियाड में, इंग्लिश, साइंस, साइबर और मैथ, चारों ओलंपियाड में। चौथे साल में आके उन्होंने बोला मैं ओलंपियाड नहीं देता, सारे गोल्ड मेडल मेरे ही आते हैं, बाकी बच्चे क्या लेंगे? तो मैं उसको बोला हाँ, यह बात मैं तेने सिखाना चाहूँ था कि सिर्फ तेरा अकेले का अधिकार नहीं है गोल्ड मेडल पे। तो तू आज के बाद कंपटीशन में बैठना ही बंद कर दे, तू किसी कंपटीशन में नहीं जाएगा। तू अपना खेल और खेल पे फोकस रख। तन्ने ना किसी कोचिंग सेंटर में जाने की जरूरत, ना तन्ने किसी कंपटीशन में बैठने की जरूरत। अब ये देखना है कि क्या तू इतनी सारी किताबें पढ़ के भी अपने जीवन को ठीक से गुजारा कर लेगा, या तू अपना काम कर लेगा। समाज को यो बताना है। थोड़े दिनों के बाद, यो तो 2012 की बात बताऊं, 2013 में फिर एक लड़का आया था कोंड का, कौटिल्य पंडित, याद हो तो अगर आपके, अखबार में टेलीविजन में खूब आना शुरू होया। फिर एक लड़की संभाल के की आई, जानवी। फिर और बच्चे आए जो उनसे सारे जीनियस बच्चे थे। सबकी खास बात क्या थी मालूम है आप लोगों को? सबकी सिर्फ एक बात कॉमन थी इन सारे बड़का में। किसी के ऊपर उसके बच्चे ने, उसके माँ बाप ने काम कर रखा था, किसी के ऊपर उसके टीचर ने काम कर रखा था, लेकिन एक बात तय थी कि जो उस बच्चे में असली टैलेंट था उसे पे काम हो रहा था। जैसे
कौटिल्य के दादाजी जो एसके शर्मा जी थे, वो हिंदू स्कूल में पता नहीं शंभू दयाल में टीचर थे एसएसटी के, सामाजिक के, और वो उस बच्चे का विजुअल इंटेलिजेंस हाई था, उसका मैप याद हो जाया कर दे, तो जब उसके दादा उसकी बाणा ने मैप करा रहे थे तो उसका ऑटोमेटिक याद हो गए। मतलब उसका जो टैलेंट था उसने बस वो मिल गया तो उससे टाइम पकड़ लिया। इसी तरह से जानवी जो समालके वाली लड़की है जो 14 भाषाएं बोलती है, जिसने 10 साल की उम्र में 10वीं कर ली थी, वह छोरी के पिताजी ने उसको उसकी भाषा पे पकड़ है, क्योंकि उसके दिमाग का टेस्ट मैंने कर रखा है, तो मैंने बेरा है, मैंने कौटिल्य का भी कर रखा था, मैंने अपने छोरे का भी कर रखा था कि भाई इसका दिमाग किसा, इसका दिमाग किसा, इसका किसा। उसकी लैंग्वेज पे पकड़ थी, उसके पापा ने उसने अंग्रेज लैंग्वेज की पकड़ दिखा दी, तो उसने 14 भाषा सीख ली। सचिन तेंदुलकर का भाई पढ़न जाया करता, कोच दो रहा है, मंजरेकर साहब दो रहा है, सचिन तो पाछे बैठ के हूं जाया करता, उसने मिल गया, खेलता देख लिया कोच ने खिलाना शुरू करा। और मंजरेकर का भाई जो था, जो उसका सचिन का भाई था, वो तो कितने भी सीन में नहीं, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में कित पहुंच गया। अब सचिन तो पहुंच गया, सचिन के पास तो पैसा भी है, कोच भी है, बीसीसीआई, सारी दुनिया की दौलत, वो अपने छोरे ने नहीं बना पाया वैसा। क्यों जी? अगर पैसे से बच्चे का टैलेंट निखरता तो सचिन तेंदुलकर का छोरा उससे बड़ा क्रिकेटर होना चाहिए था, लता मंगेशकर की छोरी उससे बड़ी सिंगर होनी चाहिए थी, अमिताभ बच्चन का छोरा उससे बड़ा एक्टर होना चाहिए था। क्यों जी? नहीं बन पाए वो। तो जितने कोच हैं इनके बालक सबसे बड़े स्पोर्ट्स पर्सन होने चाहिए थे, जितने मास्टर स्कूल्ला में लाग रहे हैं इनके बालक सब होशियार होने चाहिए थे। अगर जब सुविधाओं से बात बनती, अगर सिर्फ मां बाप से बात बनती, अगर सिर्फ टीचर से बात बनती, तो भाई साहब एक भी मास्टर का बालक नखल्ला नकम्मा नहीं पाता। पुलिस वाले का बच्चा सबसे ज्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं है समाज के अंदर। क्यों? क्योंकि पूरा समाज बच्चों के हिसाब से अपने समाज के ऊपर काम करना भूल गया। सब ने अपने अपने बालक अपने अपने घर गोदी में दर बिठाने शुरू कर दिए। 18 साल तक तो अपने बालक ने समाज की हवा भी नहीं लागण देंगे। 18 साल तक तो तड़के 6 बजे उठे, बस में बैठा हुआ, चाल उड़ा, अंधे के साथ ट्यूशन पे, फिर थोड़े दिन टेलीविजन, थोड़ी देर मोबाइल, और उसके बाद में 18 साल तक तो बालक के बारे में बेरा नहीं। 18 साल के बाद फिर कॉलेज में भेज दें, फिर समाज में कहां एडजस्ट होएगा वो। इसके बाद ना उसने कंपटीशन की तैयारी की समझ, ना एकदम से अचानक से उसने पता ही नहीं माहौल कैसा है। और फिर आपके समाज में अगर नशा है तो वो नशा आपके घर में भी आएगा, अगर आपके समाज में अपराध है तो अपराध आपके घर में आएगा, अगर बाहर बंदूक नहीं दे रहे हैं तो बंदूक आपके भी आओगी, अगर बाहर अगर बेरोजगारी है तो बेरोजगारी आपके घर में भी आओगी। हमने अपने बच्चे के अलावा दूसरे बच्चे पे ध्यान दिया ही नहीं कदे भी मैंने बैठ के किसी गांव में चर्चा होने नहीं देखा। या तो चलो अंकित ने एक पहल करी कि भाई चलो जी देखो डॉक्टर साहब, गांव वाला तो बात करके देखा, जब गांव वाला का बात समझ में आओ तो इससे एक कदम आगे चाल पड़ांगे। पहले तो समझ में आना चाहिए जी कि गड़बड़ है, फिर समझ में आना चाहिए कि गलती मारी है। मारी किसकी? मां बाप की। क्योंकि मैं क्या करूं, मैं अपने छोरे तो क्या करूं, मैं कहा बेटा अगर तेरे पे जिंदगी में कुछ भी अपराध हो जाए, अगर तेरे पे जिंदगी में कुछ भी गलती हो जाए, तो तू एक बात ध्यान रखिए, उसमें तेरी कोई गलती नहीं, उसमें गलती मेरी है कि मैं तुझे वो संस्कार नहीं दे पाया, वो माहौल नहीं दे पाया कि तू सीख सके कि गलत क्या है और सही क्या है। मैंने नहीं दिया ना। मेरे बालक ने क्या पता कैसे ही है, वो 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का, उसको तो मैं जैसा काम करता नजर आऊंगा वो तो वैसा ही काम करेगा ना। मैंने अपने माहौल पे काम नहीं किया तो मेरी गलती है ना। मैंने समाज के ऊपर काम नहीं किया तो मेरी गलती है ना। अगर मां बाप ने कहा कि बालक मोबाइल ने बिगाड़ दिया तो मोबाइल लाके किसने दिया? अगर मैंने कहा कि मोबाइल ने नहीं टेलीविजन ने बिगाड़े तो टेलीविजन लाके किसने दिया? अगर मैंने कहा पड़ोस में बहुत खराब चीज है तो पड़ोस उससे दिया किसने? अगर मैंने कहा सरकार खराब है तो वह सरकार उससे दी किसने? वो जो भी कारण से वो बच्चा खराब होया है वो उसको माहौल दिया किसने? मां बाप ने दिया साहब, बच्चा नहीं लेके आया पैदा होकर अपने साथ। यानी कि आज समाज में जितनी गलतियां हो रही हैं उनके बीज मरते बढ़िया के समझ में कौन आए। गांव में एक भी बुढ़ा ऐसा नहीं था
जिसकी सेवा ना होंदी हो, एक टाइम होया करदा और दोदरी देवीलाल ने 100 रुपया की पिलसन बांधी थी और बुढ़ा की मरोड़ दूसरे लेवल पे थी। वह किसने सिखाई थी? वह टेलीविजन ने सिखाई थी। टेलीविजन में पहले वृद्धाश्रम आया, बाद में गामा में शहरा में आया। टेलीविजन में पहले सास बहू के झगड़े शुरू होने, गामा में बाद में आए। टेलीविजन में पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू होया, गामा में बाद में आया। टेलीविजन में नशा पहले आया, बाद में आया। शक्ति कपूर ने सिखाया रेप करना। किसने बेरा था किसी की छोरी क्यों कर रोकनी होया करे? कदे किसी ने रोकनी है नहीं आई आज थी गांव में। तो जब सबते गांव की छोरी मेरी बाण बुआ है, जब गांव में किसी का चले जा कर दे बारात में जाके, तो मतलब किते बारात में जा रहे तो जितनी गांव की छोरी होया कर दी, किसे 36 बिरादरी की किस्से की भी छोरी हो, जाक आया कर दे बाण के नाते, बुआ के नाते उसकी मान करके आया कर दे। नहीं करके दो तो बताओ जी। आज तक किसे मानस ने मैंने सुना नहीं कि हमारे पुरखिया ने किसी का राह रोक्या हो, किसे छोरी का, किसे उनका। कोई एक आधा निकम्मा होगा पैदा, बात न्यारी है, नहीं तो कल्चर नहीं था यो जी, संस्कृति नहीं थी हमारी या क्यों जी। और टेलीविजन ने यह सिखाया कि कैसे 4 आदमी मिलकर एक लड़की को पकड़ते हैं, कैसे वो उसको गाड़ी में लादते हैं, कैसे लेके जाते हैं। ये बच्चे जो आपके मोटरसाइकिल लेके गांव के अड्डे पे बैठ के दारू पी रहे हैं, ये टेलीविजन ने सिखा रखे। ये जो बैठ के न दूसरे नशे कर रहे हैं, ये टेलीविजन ने सिखाए हैं। सुंगन नाला कौन सा है, टिक्का लाना वाला कौन सा है, किसने बेरा था। और जिस दिन होने लगे उस दिन गांव ने कदे बैठ के चर्चा नहीं करी। आज तक आपके गांव ने बैठ के चर्चा नहीं करी होगी कि गांव के अड्डे में एक आदमी नशा करता है पकड़ा गया, जब नशा काल ने पड़ोस में अगर हमारे घर आ गया तो कौन जिम्मेदार होगा? कदे किसी ने करी चर्चा करी हो तो बताओ जी। है सामूहिक चर्चाएं बंद कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि वो जो ताऊ अभी गया ना उठ के, उस ताऊ का कति सही दर्द था। 35 साल हो गए, सारी पॉलिटिकल पार्टियां झूठ बोल बोल के आपके गांव में प्रचार करके गई, लेकिन आज तक किसी गांव वाले ने जवाब नहीं मांगा। एमएलए वाले आए, अपने रिश्तेदारा के 5,000, किसी के 10,000, किसी के 90,000 लुआ चले गए, सबने लूट के चले गए, फिर किसी ने इलाज नहीं मांगा। फिर बीमे करने वाले आए, फिर बीमे करने वाले ने यो काम करा, फिर सामान बेचने वाला ने यो काम करा, फिर आप तक दवाई देने वाला ने यो काम करा, फिर गांव में बीज जो खेता में बीज और पेस्टिसाइड की दवाई, जो फसला की दवाई देने वाला ने यो धोखा दिया। 24 घंटे धोखा 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 देख के नया कोई आदमी आवा ऐसा लगा यू भी नहीं वर्गा पाओगा, कुछ न कुछ सामान बेचना रहा होगा, उसका दर्द सच्चाई था। लेकिन जब किसी एक गेल धोखा होया तो सबका गांव क्या तन इकट्ठा होया। जब समाज में गलती होने लग रही थी तो उन पर बैठ के चर्चा क्यों नहीं करी? जब न्यू नहीं करी तो इसका मतलब अपन ने माहौल बना दिया कि चाहे जो मर्जी खराब होता चला जाओ, हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि कुछ नहीं हो सकता। और वो निराशा की स्थिति आ गई। आज इस पोजीशन पे है कि ना तो किसी ने न्यू बेरा कि उसकी खेत की जो जमीन है वह भी नशेड़ी हो ली, ना किसी ने न्यू बेरा उसका बच्चा मोबाइल के नशे का आदी हो चुका है या टेलीविजन के नशे का आदी हो लिया है या फिर वो मोबाइल पे गेम खेलने का आदी हो चुका है। ना उसने न्यू बता कि उससे थोड़ी बड़ी उम्र का बालक, कॉलेज वाला बालक, चाहे तो तंबाकू, चाहे बीड़ी, चाहे नशा दूसरे का आदी हो चुका है और उससे बड़े वाले का बेरा ही नहीं करना के ना हो रहा हो तो बताओ जी। नीचे पैदा होने से लेकर के और किसी भी स्तर तक आज हमको ये नहीं पता कि हमको जाना कहां है। मेरा ये मानना है, यदि आपको ये लगे कि समाज की जो दिशा है, गांव की जो दिशा है और बच्चों की शिक्षा की जो दिशा है, जो रोजगार का माहौल है, जो खेतों में जो पानी, पेस्टिसाइड और जो समाज का जो हाल है, अगर आपको ये लगता है कि ये खराब है, अगर आपको लगता है कि यह गलत है, तो मेरी गुजारिश है कि कुछ पल के लिए रुक जाइए, कुछ पल के लिए ठहर जाइए और बैठ के चर्चा कर लीजिए। एक बार कारण समाधान ढूंढने के लिए बैठ के चर्चा जरूर कर लीजिए। पार्टी से ऊपर उठकर, जात पात से ऊपर उठकर, अमीर गरीबी से ऊपर उठकर, अगर किसी भी चीज से ऊपर उठकर एक बार सबते गांव ने इकट्ठा कर लो, एक बार बैठ के चर्चा कर लो कि भाई रे कौन नहीं हो सकता। अगर गांव में एक भी बालक खराब हो गया तो आपका बच्चा नहीं बच सकता। अगर आपको यह चर्चा करनी पड़ेगी कि क्यों एक भी बालक बेरोजगार क्यों, पहले तो न्यू बताओ।
जब सब तय टैलेंट दे रखा परमात्मा ने, तो सबका इंतजाम क्यों नहीं हो सकता? और गारंटी से बताता हूं, हो सकता है। बताऊं क्यों हो सकता है? उसके 2-3 कारण हैं। अगर आपको जिंदगी जीने का सलीका सीखना है, अगर अपने बच्चे को जिंदगी जीने का सलीका सिखाना है, तो उसका एक तरीका है कि परमात्मा का बनाया हुआ नियम को समझ लो। परमात्मा के बनाए हुए नियमों को समझो। जितने जीव जंतु, पेड़ पौधे, दूसरी चीजें हैं, अगर उस नियम को समझ लोगे तो आपको अपने बच्चों को कैसा जीवन देना है वो समझ में आ जाएगा। पहला नियम यह है कि जिस चीज को परमात्मा ने बना दिया है उसका इंतजाम परमात्मा को करना है, वो करेगा, 100% करेगा। पहली बात तो यह है। सिर्फ दिक्कत क्या है, हम ये समझते हैं कि हम ज्यादा शाणे हैं। कभी किसी मधुमक्खी के छत्ते को देखना, आप में से शायद किसी ने मधुमक्खी के छत्ते के बारे में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको उसके खासियत बताता हूं। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। उसके अंदर कुछ मक्खियां ऐसी होती हैं जिनको दिशाओं का पूरा ज्ञान होता है, नेविगेटर मक्खियां बोलते हैं उनको। कुछ मक्खियां ऐसी होती हैं जो रस चूसने के लिए बनी हैं। कुछ मक्खियां ऐसी होती हैं जिनका काम सिर्फ इतना है कि तुम सेना हो, अगर कोई बाहर का आदमी अटैक करे तो तुमने कदे भी देखोगे मधुमक्खी के छत्ते में सारी मक्खी कदे नहीं आया करती किसी के पास चाहे। उनमें तो कुछ मक्खी हैं जिनका काम है आक्रमण करने वालों के ऊपर अटैक करने का, सबका काम नहीं है। कुछ उनमें ऐसी हैं जो मधुमक्खी का छत्ता बनाने के लिए काम, इंजीनियर मच्छियां, इंजीनियर उनके अंदर भी होते हैं। मधुमक्खी के छत्ते को गौर से काट के देखना, इतना गजब का डिजाइन बना होता है, तो सारे खाने बराबर बराबर। वह कौन सा फूटा लेकर बैठती होंगी भाई भीतर? नहीं, मतलब उन तक किसने बताया कि पूरा हो गया वो हेक्सागोनल, वो 6 साइज बनी हुई है उसके छत्ते में। हेक्सागोनल कैसे बनाती है? इतना गजब की पाइप बना है, सारी पाइप में इसी टाइप की हुए हैं, इतनी गजब की। एक मक्खी जाएगी सुबह से एक, मतलब मक्खियों का एक जखीरा जाएगा, देख का आवेगा कड़ा फूल हैं, फिर उन फूला में तो आके बताओगा कि उड़ा फलानी जगह फूल है, चलो बाकी की सारिया ने उड़ा राह देखा। उसका काम है सिर्फ राह बताने का, फूल देखा ही उसका राह की सेंस है। दूसरी गई, एक आधा बालक आपका भी होया कर, रास्ता नहीं भूलिया करता, एक आधा हिसाब कर मेरा को याद रहा करता भाई, ठीक है नहीं, वो सब में होया करे। कति हर जनरेशन में, इस गांव में जितनी जनसंख्या है, जितने लोग हैं, जितने बालक हैं और जितनी जमीन पड़ी है, उस सारी जमीन में उन सबका पेट भरने की पूरी ताकत है, सबका। चाहे इससे दुगने बालक और हो जाओगे तो भी है। मारे बाप दादा का 8 होया कर दे, मेरे दादा का 8 औलाद हैं, उनका खूब चलेगा, बढ़िया गति, कोई टेंशन नहीं, एक नहीं भूखा मरा, एक नहीं टेंशन में, कुछ नहीं हुआ उनका। मारा एक पढ़ना मुश्किल हो रहा है, उस टाइम सारे ऑर्गेनिक खाया कर दे, आज ऑर्गेनिक खा के दिखा दो। उस टाइम सारे निरोग रहा कर दे, आज 4 जने हैं 4 बीमार, 3 हैं घर में तीनों बीमार, 10 हैं तो 10 के 10 बीमार। पहले हमको, मतलब मैं तो कंपैरिजन करने की बता रहा, लेकिन मैं अभी छत्ते पे बताऊं था। वो मक्खियां जाके देख के आएंगी, बाकियां तो बताऊंगी कूड़ा हैं। जिनसी रस चूसने वाली मक्खी हैं वह चाल पड़ेंगी उनका पाछा पाछा है, रस चूस के मैं बताऊंगी कड़ा जाना, वहां आगे हो लेंगी, फिर चलो आगे आके वहां छोड़ देंगे, उड़ा के और रस छोड़ देंगी। मधुमक्खियों का जो शहद बनाने का अलग तरीका, शहद बनाने के बाद उनकी रक्षा करने का अलग तरीका, फिर जो दिखे कि भी वो कमजोर हो लिया, दूसरा छत्ता बनाने का काम चालू हो जाएगा, कि आड़े तक काम नहीं चल रहा है। इतना गजब का मैकेनिज्म। कभी रेत में देख लियो मक्खियों का, उनका सॉरी चींटियों की बुम्बी, उसको देख लो, इतना जबरदस्त इंजीनियरिंग। मुस्से का बिल खोद, मतलब संसार के सारे जीवों का अरेंजमेंट करने का तरीका अलग है। भैया का घोंसला देख लोगे वो अलग तरीके का, अपने जो बुजुर्ग कराया करते टेक्निकल, सारा का सारा आप प्रकृति से लिया करते। मेरा कहने का मतलब क्या है, यदि पूरे गांव के जितने बच्चे हैं, आपके बच्चों का टैलेंट अगर स्कूल में जानता पहले हम पता चल जा, मान लेते हैं, एक चीज बताओ जी सारे बुजुर्गों, मैं ये मानता हूं 100 बड़का का आपने छट दिया कि 100 बड़का का पता लगा, यो इस टैलेंट का, यो इस टैलेंट का, यो इस टैलेंट का। ये हमारे पास 2 राह है कि या तो 100 के 100 मां बाप अपने बालक ने लेकर, मैंने पता लगा भाई इस बच्चे पर तो ये 8-10 बालक तो स्पोर्ट्स पर्सन है, उन्हें पता लगा ये खिलाड़ी बन सके, बड़े हो गए बढ़िया। हमने कहा भाई तेरे बालक खिलाड़ी बन सके। एक रास्ता तो यूं है कि जिन जिन के बालक खिलाड़ी बन सके हैं वह अपने बालका ने ठाओ
आड़ा तो रोहतक शिफ्ट हो जाओ, रोहतक में अगर कोच ना हो तो भिवानी शिफ्ट हो जाओ, भिवानी में कोच ना हो तो दिल्ली शिफ्ट हो जाओ, उड़े ना हो तो जितो उड़े शिफ्ट हो जाओ। एक तो रास्ता यो है, जमीन छोड़ दो या मकान बेच दो। यो दूसरा राह यो है कि वह 100 के 100 मां बाप कट्ठे होकर कोच गांव में लिया हो। कौन सा बढ़िया है? सेकंड वाला ऑप्शन है। हमने पता लग गया ये बालक पढ़न खातर बन रहे हैं, गरीब का भी हो उसका, उसमें अमीर का भी हो उसका। हमने बेरा लगा ये पैदाइशी साइंटिस्ट पैदा हो रहे हैं, इन्हें पढ़ाई करवा के कति ये गजब काम करेंगे। एक तो राय है कोचिंग सेंटर के चक्कर काटो, भेजो न कदे कोटा भेजो, कदे दिल्ली भेजो, कदे उड़े भेजो। दूसरा राय है कि उनकी कोचिंग का अरेंजमेंट आ रहा करावा। कौन सा है बढ़िया? यानी अगर सिर्फ इतना पता चल जाए कि गांव में ये 15 से बालक हैं और इन 15 से बालका का यो टैलेंट है, इनमें तो यह बालक इस काम के, यह बालक इस काम के, यह बालक इस काम के, उनका अरेंजमेंट गांव राम मिलकर कर सके कि नहीं कर सकता जी? बताओ, कर सके ना जी? मतलब जितना रुपया आज लागन लाग रहा उसका 10वां हिस्सा भी कौन लाग गया? जितना हंगा आज लागन लाग रहा उसका 10वां हिस्सा भी कौन लाग गया? और गांव का एक बालक बेरोजगार नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है मैं बताऊं आपने। नौकरी मिलनी कितने परसेंट ने? 1% ने मैक्सिमम। प्राइवेट में भी चला जाओगा और दूसरी प्राइवेट नौकरी कर लेगा और किते बैंक में सिक्योरिटी गार्ड लाग लेगा या किते पार्किंग में लाग लेगा, बड़े मॉल में सिक्योरिटी में लाग लेगा, उसका टोटल मिलाकर घना 5% हो गया है। बेरोजगार कितने बच गए जी? 95%। सारे बच गए, समझ लो 5 को गिनती नहीं होती। अपने गांव में तो साहब ला लो, 5 साल के बालक लाग गए, उससे ला लो साहब। क्यों जी? कितने लाग होंगे? 2, 5, 10 इतने बालक थोड़ा ना है। मान दोगे जी मेरी बात है? मतलब बाकी का सारा बालक न्यू का न्यू। एक बात बताओ, आपने कपड़े पहन रखे, कंपनियां के कपड़े पहन रखे, कपड़ा बनता कपास से, कपास पैदा होता जमीन में। क्यों जी? सामान बने लोहे का, लोहा निकल रहा जमीन तय, लोहे का सामान बनता हो तो। जूता चमड़े का, चमड़ा जानवरों से, जानवर खावा फसल, फसल की तो है जमीन में। ब्रेड खावा किसका? गेहूं का, गेहूं की तो है जमीन में। बिस्कुट का जमीन में। दाल हुआ है, नमकीन हुआ है, भुजिया हुआ है, की तो है जमीन में। आप जितना घर में सामान इस्तेमाल करो, लकड़ी पैदा हुआ है जमीन में, जितनी चीज पैदा हुआ है सारी जमीन में पैदा हुआ है। गांव राम पे जमीन की कमी है कि है जी? कमी। फसल नहीं उगा सकते कि आप के नहीं उगा सकते? जब हमारा बालक किसी रिलायंस कंपनी का मैनेजर उसका स्टोर चला सके, अपना स्टोर नहीं चला सकता हो, उनका उड़ा नौकरी कर सका, अपना काम नहीं कर सकता हो। मैंने 2018 में एक गांव में रिसर्च करी थी। मैंने बुझा एक छोरे थे, मैंने फोन करके बुझा, जैसे हम घर घर गए थे, हर घर में गए हम, हर घर में थारे कितने डांगर है, साल में कितना गेहूं लग गए, कितनी दवाइयां पर रुपया खर्च हुआ है, कितना पढ़ाई पे खर्च हुआ है, ट्रैक्टर है, कार है, मोटरसाइकिल है, बालक ने स्कूल में क्यों कर छोड़ के आया करो, बस लेना आया करे, क्यों करके होया करा। मैंने सारा कैलकुलेट करा ऊपर तक लेकर नीचे तक का। मैंने हिसाब लाया, उस गांव की 4500 जनसंख्या थी, 4500 वोट थी, वोट उस गांव में। अपने गांव में कितनी है? 6500। तो 1.5 गुना तो ऊपर ला लो। जितना मैं बताऊंगा उसका 1.5 गुना अपने गांव का हिसाब ला लियो, क्योंकि 1.5 गुना उतना ही है, खावा उतना ही मानस, पारा उतना ही मानस, जितना लगोगे उसके बड़का की फीस फास सब उतना ही होगा लगभग। मैंने उस गांव का हिसाब लाया, 4500 वोट थी जिस गांव में, 1300 बच्चा पढ़ने के लिए बाहर जा रहा था उस गांव से। 1300 बच्चा, लगभग 1300 कुछ बच्चा। और एवरेज लगाई मैंने कि किसी स्कूल में 2000 फीस थी, किसी स्कूल में 1000 थी, किसी में 8000, किसी में 10,000 वाला स्कूल भी था। ऐसा स्कूल भी था जिन्हें साल की फीस 1,00,000 1.5 लाख रुपया ऐसा भी था। तो मैंने हिसाब लगाया, 4500 की वोटिंग वाले गांव के अंदर 1300 बच्चा जो पढ़ने के लिए जा रहा है, लगभग 53 लाख रुपया महीने का 5-6 स्कूल के मालिका की जेब में जान लग रहा था। इब जो आपका गांव है, आपके गांव में तभी मेरे ख्याल तक वही 5-6 स्कूल गणे रखे होंगे सबने। तेरा वाला कुणसे में जा, मेरा वाला उसमें जा, मेरा उसमें जा, मेरा उसमें जा, नहीं होगा जी? वही 5-6 स्कूल होंगे सबके गांव के।
भाई इस गांव में तो बलियाने में तो फलानी फलानी जगह जाग रहे हैं, बस उनने के मालिका की जेब भरन लाग रहे आप। अगर जब मेरा 53 लाख था उड़ा डेढ़ा कर दो, उसका लगभग 70-80 लाख रुपया महीने का उन मालिका की जेब में आपके गांव में तो जान लाग रहा। जब मैंने उस गांव का हिसाब लगाया, साल का 6 करोड़ रुपया बना था, और मैंने पिछले 6 साल का हिसाब लाया, एक साल तो मैंने काट दिया, 5 गण लियो मखा, 5 साल का हिसाब लाया, 30 करोड़ रुपया 5-6 स्कूल के मालिका की जेब में जाओ था, 30 करोड़ रुपया सबके गांव का। आपके गांव का हिसाब लावांगे तो डेढ़ा कर लो, 45 करोड़ रुपया 5 साल में आपने उन स्कूल के मालिका पूछ दिया। अपने 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखो, सबके गांव में तक कई बालकन रोजगार मिला। 45 करोड़ रुपया फूक के कई बालक रोजगार पे बिठाए हैं। आपने पता लगेगा लुट लिए, नौवा की सारी कमाई उनकी गोद भरण पर ला दी, जो कि 45 करोड़ रुपया गांव में लाग जाता तो गांव के स्कूल संगमरमर के बना सको थे, अरे स्टेडियम बना सको थे, किसी सरकार की जरूरत नहीं है, चाहे किसी का समझ में आती हो। तो मेडिकल के ऊपर हिसाब लाया था उसे गांव में, 32 लाख रुपया महीने का मेडिकल के नाम पे, टेस्टा के नाम पे जावा था, और एक लैब 50,000 रुपया में खुल सके, जो सबके गांव के 600 टेस्ट फ्री कर सके पूरे महीने। मैंने लैब टेक्नीशियनों को बुला करके पूरा हिसाब लगाया था। फिर आपके ट्रैक्टर का खर्चा, फिर आपकी गाड़ियां का खर्चा, जितना खर्चा आप कर रहे हो टोटली बिल्कुल अननेसेसरी। सरकारों ने आपको इतना बेवकूफ बना के रखा है। मैंने सरकार नहीं बोला, सरकारों ने। बंसीलाल तक चालू हुआ था यो खेल, बंसीलाल कितना बड़ा एजेंट था उन लोगों का, आपको समझ में नहीं आएगा कि इनकी मास्टरों की मरोड़ और सड़कों के मोड़ में काट दूंगा। और उसने बड़े खुश होकर बताया बंसीलाल वाले, मेरे गांव का बालक तो पढ़ान, मेरे गांव का बालक तो पढ़ाने जावे दूसरे गांव में, उसका पढ़ाने जावे किसी और गांव में, उसका जाए किसी और गांव में, वो गांव का गांव में कौन पढ़ाने की अकल उन्हें। कितने कमाल का आर्गुमेंट है। कल्चर खराब किया हमने, अपना भरोसा करना बंद कर दिया अपने बालकों के ऊपर, और अपने उनके ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिया। जो कंपनियों के एजेंट आए, जो आपके खेत में फ्री में घेर के गए थे, शुरू में तो खाद बीज दवाई, आज आपकी जमीन आधी होगी, उसके बिना फसल नहीं होती। सुनील बैठा हमारे साथ में, जनता सरकार मोर्चा का साथी है, ये जो हरी शर्ट में बैठा है, आज था ये भाई कौन सा है सुनील, यो हमारा साथी है भाई। यो इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर होया करता, अपनी प्रोफेसरी छोड़ के इसका समझ में आया गांव की जमीन तो खत्म होने लग रही, इसने अपनी प्रोफेसरी छोड़ के काम शुरू करा कि गांव के लोगों से खाऊंगा पहली बार पूरी पैदावार बिना किसी केमिकल के। आपके गांव की एक भी जमीन में एक भी केमिकल नहीं डालना पड़ेगा दूसरे तीसरे साल के बाद में। शुरू में भी देसी अपना पहले जनता, मतलब आप बाहर के केमिकल का पीछा छुड़ा कहां, जो कि कई करोड़ रुपये बैठे हैं साल का सबके गांव का। और गांव में तो 1 रुपया अगर बाहर ना जावे, वो रुपया आप अपनी समृद्धि पर ला सको हो, हमको लेंदे उसने ला सका जी। आपके बालक बढ़िया खाना शुरू कर दें। फिर मार तो ऐसे साथी हैं कि आपने अपने मेडिकल के ऊपर खर्चे नहीं करने पड़ेंगे। साल का अगर 32 लाख उस गांव का बना था, तो हमारा गांव का लगभग 50 लाख बनेगा इस गांव का बलियाने का। वो पैसा बचेगा तो आपके गांव में लाश को अपने बड़का की पढ़ाई पे, उनके दूसरी चीजा के ऊपर जिस चीज पे भी काम करें। अपने पास वो टेक्नोलॉजी है, आप एक एक बालक का टैलेंट पता लगा सके हैं। रोड़ा यू है उस टेक्नोलॉजी का करा के, जिस काम के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। 2 रास्ते हैं जी उसके। क्या तो आप लोग अपने अपने गांव में आके अपने अपने बालकन लिया हो, मेरे द्वारा मैं बता दूं यू बालक के काम करेगा, यू बालक किस काम खातर, इस काम खातर, उसकी तो लगेगी फीस। भाई मैं आपके बच्चे के लिए करूंगा तो आपको मेरे बच्चे के लिए करना पड़ेगा। मेरी फीस है जी एक बालक की 1.5 लाख रुपया। मेरे द्वारा आया करे अमेरिका ते, इंग्लैंड ते, दिल्ली से, मुंबई से, बड़े शहर के बड़े लोग, मोटे लोग। मन न्यू बेरा है गांव के आदमी पे इतना रुपया देना है नहीं। गणत गणा करें गांव के 5-4 मानस देश के हैं जो बड़े जमींदार हैं। और जब गांव में माहौल नहीं बनाया तो वो रुपया भी किसी काम का नहीं, क्योंकि वह गांव में माहौल नहीं, जब तो उन्हें गांव छोड़ना पड़ेगा अपने बालक तवा चीज दुआने खातर। और गांव छोड़ने के मैं कति खिलाफ, गांव छोड़ने के मैं कति खिलाफ, क्योंकि जिस जिस गांव ने, जिस जिस औलाद ने गांव छोड़ा है वो बर्बाद होया। क्योंकि एक चीज समझ लीजिए, जिस मिट्टी में वो पैदा हुआ है ना, अगर वह माटी आपके बालक ने नहीं पाल सकती ना, फिर दूसरी माटी नहीं पाल सकती किसी भी कीमत पर। बाहर की माटी नहीं पाल, इसे माटी ने नहीं ओटा हो, फिर उसने कौन ओटेगा?
फिर क्या होगा? अगर बिहार का तो आकर हरियाणा में काम करेगा, पंजाब में काम करेगा, हरियाणा पंजाब वाला जाके अमेरिका काम करेगा, वो ये काम फिर तो न्यू चलता रहेगा। हमने ये काम चलाना होगा फिर तो इसलिए गांव का बालक गांव में रह के अपने गांव ने बचाने का काम करेगा। ये एक ही रास्ता बचता, दूसरा रास्ता है ही नहीं, और कोई राह नहीं है, मतलब न्यू मान के चल पड़ी हो आप। तो जब अगर और कोई राह नहीं है तो उसका फिर क्या करोगे? क्यों कर चलाओगे? इसने अब इतनी फीस भी नहीं देनी और इतना काम भी नहीं करना, तो उसका एक तरीका है। इसके 2 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1, सबते गांव के न्यू बात समझ में आनी चाहिए कि शिक्षा का जो रास्ता गलत है। सब कंपटीशन के लिए नहीं बने, सभी बच्चे पढ़ने के लिए नहीं बने। जो बच्चा जिस काम के लिए बना उसको उसी दिशा में लगाने का अपना काम शुरू होना चाहिए। ये काम करूंगा मैं, सबते गांव ने समझाऊंगा मैं। आप अपने गांव में बड़े स्कूल में मीटिंग बुलाओ, सारे ड्यूटी लाओ, घर घर जाकर इनविटेशन कार्ड देखाओ, अगली कोई तारीख रखो और मैं आऊंगा, मैं समझाऊंगा। पहला नंबर पर तो काम होगा यो जी। दूसरे नंबर पर काम होगा कि हम गांव को बोलेंगे, जितने गांव के पढ़े लिखे नौजवान हैं जो गांव में बैठे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे फिलहाल के लिए, वह एक बार वह मेरी ट्रेनिंग ले लो जो मैंने सीखा है पिछले 18-20 साल में मेहनत करके। मैं वह ट्रेनिंग दिया करूं, प्राइवेट स्कूल में पहले दिया करता, अब नहीं देता। पिछले 8-10 साल से, जब मैं 7 साल से जब मैं निकला था, 2016 में मैं अपना इंस्टीट्यूट बंद करके चला था। मैं सही बताऊं, मेरा चंडीगढ़ में इंस्टीट्यूट था, मैं ऐसा मास्टर था जो कदे भी एवरेज बच्चे को नहीं पढ़ाया करता। मैं पढ़ाया करता उन बालका ने जिनके माँ बाप न्यू कहे कि मारा बालक ने नहीं आंदा कुछ, और यू तो है कति नखद, और मैं न्यू लिखवा के लिया करता। मखा अपने बालक के दिमाग में तय के काटना है, के डालना है, मैंने बता दो। 2 महीना की फीस मेरी 5 लाख रुपये होया करती। मोटे लोग थे, बढ़िया लोग थे, 2-3 महीना पढ़ाया, सारा साल अपना मौज करा करता, कति टेंशन नहीं अपन है, मौज में रहा करते। लेकिन एक दिन एक बात समझ में आ गई जो ताऊ ने बोली थी थोड़ी देर पहले कि तू भी तो छोड़ के बाज गया गांव ने। जब 10वीं क्लास थी, खान का टाइम था तो गांव में रहा, और जब कमा के देने का टाइम आया तो मैं चंडीगढ़ चला गया। इब कमा कमा के सारी पूंजी में चंडीगढ़ के जो कन लाग रहा, गांव थी तो उल्टा कुछ दिया ही नहीं। तो जी मैं गांव में आया, सन 2016 की बात बताऊं मैं। गांव में आके गांव के मौजूद से लोग हाथ मिला, जिसमें मेंबर भी थे, पंचायत के सरपंच भी थे, मेरे पड़ोस के काका ताऊ भी थे। पड़ोसी तो न्यू बोले, बोला हाँ काल तो आड़ा कचनी कचनी में फरिया करदा, तू शिक्षा देगा हमने। वह तो न्यू बोले, सरपंच न्यू बोला, जब उसकी कया न्यू कर सके चाचा आप सारे गांव में। मैं पहली बार लिखना सही बताऊं, मैं तो इंस्टीट्यूट चलाया करता, पहले नौकरी करा करता, फिर इंस्टीट्यूट चलाया करता। इंस्टीट्यूट बंद करके मैंने सोचा अपने गांव ने बचाऊंगा। गांव में आया जी, पता करा, गांव वाले न्यू कहने लागे, सरपंच ने बोला, जब उसकी किसी ने पूछ जाकर देवेंद्र बताओ था न्यू करके बात थी, बोला हम क्यों मानना उसकी बात, मारती तो वोट दिए नहीं थी उसने। अच्छा रहे। फिर भाई दूसरा तो क्या किसी को समझ में नहीं आया। 2015 में नरेंद्र मोदी ने एक योजना चालू करी थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। मेरा बिजनेस पार्टनर था एक, मतलब के जिक्र करूं, एक राजा का बेटा था, कुंवर था कोई, पुराने राजा का, किसी एक रियासत का राजा। तो विदेश में जो मेरा बिजनेस था वो संभाला करता, अमेरिका इंग्लैंड का वो ये काम करा करता। वो ऊर्जा का काम करा करता, सोलर ऊर्जा का, और गौतम अडानी का दोस्त था। मैंने उस तक कह दिया, मखारा गौतम तक कह के मेरी मीटिंग करा देना पीएमओ में। मेरी उन्हें मीटिंग करा दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2015 में, अगस्त में, सितंबर में। मैंने मीटिंग में सारी बात बताई, सारी की सारी बात समझ में आई। आईएएस ने सारी बात सुनी भी। 5-6 मिनट मेरी मोदी साहब तो बात हुई, बाकी उसके आईएएस बैठे रहे पौना घंटा करीब। सारी बात समझा की, एक बात समझ में आई, वह बात मेरे समझ में आई। फिर मैं स्मृति ईरानी से मिला, जब फिर रामविलास शर्मा हमारा शिक्षा मंत्री होया करता उन दिनों में हरियाणा का, उससे मिला। फिर मैं अपने अश्विनी चोपड़ा तक मिला, अपना हमारा सांसद होया करता। फिर मैं अपने सरदार जी थे मेरे असंध के हल्के के विधायक, उनसे मिला। फिर मैं अपने मतलब मेंबरा तक मिला, जिला पार्षद तक मिला। आखिर तो एक के बात समझ में आई, 2 बात पूछी मेरे ते, सबने 2 बात पूछी, बस 2 बात कही। एक या कि उसमें मेरा हिस्सा कितना होगा, मैं तो खरीदे हूं सारी टेक्नोलॉजी देश समाज खातर, और तन्नो हिस्सा चाहिए। अच्छा दूसरी बात उन्होंने एक बात कही, अरे जिनकी औलाद है वही उनने नहीं ख्यास, तू क्यों फालतू टेंशन ले रहा।
मेरे तो यह बात भी कही कि जिनकी औलाद का नाश होने लाग रहा, जो वह सोए उड़ तो तन्ने के ठेका है, जो वह अपने हाथा नाश करने लाग रहे। स्कूल के प्रिंसिपल था मिला, सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल था मिला, मोटी फीस हो रही है, मोटी तनख्वाह हो रही है, उन्हें कोई ठेका नहीं। प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल था मिला, वह नहीं बोले इसमें तो हमारा कोचिंग का धंधा ठप हुआ है। मतलब किस तोड़ा जावा। फिर मैं जान लग गया गांव वाला तो रहा, गांव के लोग तो बात करने लग गया, चौपाड़ में बैठे कितने ताश खेलने लाग रहे, किसे बुढ़े दौरे जाके खड़ा हो जाऊं, अपना झोला उठा की जो से कागज थे उसमें खड़ा रहूं, खड़ी मारती बुढ़ा कहे कहां भाई छोरे के लेना आया, किसे हो गांव में, न्यू भी नहीं कौन से गांव में कि जावा भाई, सब तक है कि छक लिए कोई मानने तैयार नहीं। बुढ़ा तो पूछा, बुढ़े जाके कहा भाई के कहता छोरे, मगर ताऊ के मैं बात करनी थी, के बेचना है, मैं कुछ नहीं बेचता, आहो तेरे वर्गे बहुत आवा हमारा अंधे होंगे ताऊ। फिर मैंने 2 मिनट बात तो सुन ले, अपना पत्ता लेगा हाथ में, मारा पत्ता दे के बोले हाँ बोली, खेल दे मैंने पूछा, मगर एक बार 2 मिनट बात सुन ले, आधा घंटा पौना घंटा अपनी बात समझाऊं, मगर ताऊ मेरे तो ऐसी टेक्नोलॉजी है अपन सब गांव के बड़का काम कर सका। हाँ उसने सुन लो, मैं किस दौरा जाऊं था गांव, क्योंकि इस तरीके से चल रहा था, जब कोई सुनने को तैयार ही नहीं तो मखा माँ बाप तो सुनेंगे। वो ताश खेलने वाले भी मेरे कहने था गलत रास्ते पे, तो उन दौरा जाकर चला गया, क्योंकि मैं सारी बात सुन के 15-20 मिनट मेरे तीनों कहा भाई मारी तो घर के नहीं सुनते रहे, तेरी के सुने था अपना राह देख। लेकिन मैंने अपना रास्ता बंद नहीं करा, मैं लगातार लोगों के बीच जानता रहा। फिर मैंने कुछ लोग मिल गए पागल मेरे वर्गे दूसरे गांव में भी, वो बोले जी डॉक्टर साहब बात तो आप कति सारी साची कहो, चलो करांगे गांव में जाके गांव जगाना शुरू कर दिया, घर घर जाकर चिट्ठी देकर, क्योंकि हमारा गांव के आदमी की क्या खासियत है, पड़ोस में चूल्हा न्योंद है, बेरा है, ब्याह है, बेरा है, घराड़ी ने रोटी नहीं बनाई, तड़के चूल्हा नहीं चढ़ा, बेरा गुड़े खानी है, नहा दो कि कति शंकर कर बैठक में बैठा मरा बेटा, चल ने तू चलांगे रोटी खाने, बोला बुलाने तो आया ही नहीं है, बेरा एक चूल्हा न्योंद है, जाना है, उसके बाद भी बाट देख रहा है कि बुलाना होगा, जबकि खुशी का मौका है। या हमारे गांव की आदत है, तो मेरा यह बात पता थी, मैंने कहा भाई एक के घर में 3-3 बार जाना पड़ेगा, जब आओगे लोग न्यू कौन आवे कहना पड़ेगा, दोनों मियां बीबियां ना आना है, क्योंकि घर में बालक की गेल ज्यादा समय उसकी मां बितावे। हमने जी गांव में जाके एक के घर में 3-3 बार जाके हमने लोग कहा जी अगले संडे फलाने संडे ने उड़े मीटिंग है पिपड़ाले उड़े ग्राउंड में, आइयो सारे आइयो, वो सारे जानने लग गए, सारे बालक बुला लिए, उड़ा बुला के सब तई समझाया भाई राह गलत चल रहे हैं, अपने बालका ने संभाल सका। हाँ मेरे द्वारा टेक्नोलॉजी है, ले लो इस टेक्नोलॉजी ने, अब लेवेंगे क्यों कर, तो एक काम कर लो, जितने गांव में बेरोजगार बालक हैं सारे उस विद्या ने सीख लो पहले एक बार, कि मनाओ के करा पिछले 18-20 साल में, वह के चीज है, वह पूरी ट्रेनिंग दे दूंगा। वह ट्रेनिंग देने के बाद अगर आप में से जो बच्चे सीख कर आगे बढ़ेंगे, मान लो 10 बालक तैयार होए के 20, क्योंकि मेरे उस गांव में तैयार हुए थे 63 बालक, 63 बालका ने मेरे कहा जी हम लेने तैयार। हाँ मैंने उन तक ट्रेनिंग देनी शुरू करी, आखिर तक पहुंचे 6 बालक सिर्फ, कोई पहले दिन अपना छोड़ के जोश में हाथों भर ली, कोई दूसरे दिन, कोई तीसरे दिन, कोई 10वें दिन, कोई ऐसा करके महीने 1.5 महीने में 6 बालक रह गए मेरे दौरे। मैंने 6 के 6 तैयार करे, 6 के 6 तैयार करके मैंने गांव वाले के बालक शुरू कराया, और हमने टारगेट लिया एक कि हम शुरू करेंगे गांव के सरकारी स्कूल से, क्योंकि सरकारी स्कूल का बालक सबसे गरीब है, तो सबसे गरीब आदमी के बालक पर काम करना शुरू करेंगे सबसे पहले। और जब हमने इस पर काम करना शुरू किया, आप हैरान हो गए, 350 माँ बाप को हमने बैठ के एक माँ बाप को समझाया, तेरे बालक में यो टैलेंट है, ऐसा काम कर जा। माँ बाप कंधे जी तो ऐसा काम हो जाए तो बहुत बढ़िया है भाई, तू के देगा फिर बदले में। और बोला भाई हम तो क्योंकि मेरे ठीक पीछे आदमी ने कहा था एक बार, मेरा याद है, बोला कोई नहीं बदलने तैयार, कोई नहीं सुनता किसी की। मैंने एक बात कही, मैं कहा चलो एक काम कर दे भी, मैं तेरी बात मान लूंगा कि कोई नहीं सुनता, सब ते गांव में तय लिस्ट लेकर मैंने पर्ची पे उन आदमियों के नाम लिख के बता दे जो अपने बालक का नाश करना चाहता हो। कै मानस जा सके तू सब ते गांव में जो अपने बालक का नाश करना चाहता हो? एक भी नहीं। अब तू मैंने न्यू बता दे जो अपने बालक खातर कुछ प्रयास कर रहा हो, रुपये खर्च कर रहा है, बस हो रुपये खर्च करना प्रयास नहीं है जी। मैंने पहले बता दिया, रुपया तो कोई नहीं बात बन दी, रुपये काट दो बीच में तय,
इब बताओ प्रयास के करे और आगे प्रयास जीरो। मास्टरा का सौंप दिया जी आप जानो, कोचिंग सेंटर पर सौंप दिया जी आप जानो, फलानी जगह सौंप दिया जी आप जानो, मतलब आप कुछ नहीं जान दे, अपने माहौल पे कोई काम नहीं करना, गांव राम पे कुछ नहीं। मैंने उस तीनों कहा ना, गांव में तो एक मानस भी ऐसा नहीं है जो अपने बालक का नाश करना चाहता हो, लेकिन उन्हें बेड़ा ही वो नहीं कि अपने हाथा नाश करने लग रहा, तो उसको बताना पड़ेगा ना कि वो रास्ता गलत है, ये ठीक है। ठीक रास्ते की एक खासियत होती है, ठीक रास्ता कभी भी सेलेक्टिव नहीं होता, ठीक रास्ता कभी भी एक हिस्से का फायदा नहीं करता। अगर वो एक हिस्से का फायदा करेगा और दूसरे का नुकसान करेगा, वो सही नहीं हो सकता। ठीक रास्ते की खासियत है कि सच सबके लिए अच्छा होता है, सबके लिए लाभकारी होता है। तो जो सी चीज गांव के एक एक बालक ने संभाल दी हो, वह चीज तो ठीक है। अगर गांव का एक हिस्सा तो सुधर रहा और एक हिस्सा बिगड़ता हो, तो नाश की राही है, वाह आने वाले टाइम में नाश होगा उस रास्ते तय, क्योंकि वो कदे भी हो सका है। आप बालक उस पर लेकर चला जाओ जो नाश चल रहा है, इब्ती तो बच रहे हो आप, लेकिन उस लाइन में भी तो लाग सका है ना आपका बालक दूसरी वाली में जो सी नाश है। तो इसलिए हमने ये चालू करा। हमने उन गांव वालों से पूछा कि जो सबसे गरीब मानस है ना गांव का, सरकारी स्कूल का मानस है, उससे पूछा तेरे बालक खातर यू काम चालू कर दें, तो बोला जी ठीक बात है। अच्छा जी ठीक बात है तो चलो करते हैं, बताओ के दोगे वापस, क्योंकि कोई भी चीज फ्री में दे हो ठीक नहीं रही। वो बोला जी हम के देश का, हाँ कुछ भी दो लेकिन ले मांगे जरूर, चाहे कुछ दे। वो बोला जी हम तो हमारे पास तो किम्मे नहीं, मां के काम करा करे। बोला जी मैं तो दिहाड़ी करा करूं, तो तू दिहाड़ी दे दे भाई। हाँ तो दिहाड़ी क्यों कर जी, कितनी दिहाड़ी देनी? अपनी जिंदगी के 40 दिहाड़ी दे दे। भाई दे दूंगा, किस्ती देनी मेरे ती कौन देनी, इन बालका ही कौन देनी, गांव ते देनी। जिदन गांव के स्कूल में किसी आदमी की जरूरत पड़ जा, गांव का सामूहिक जोड़ ठीक करने में जरूरत पड़ जा, गांव का कोई भी सामूहिक काम करने तेरा 40 दिन देने हैं अपनी जिंदगी, दे सका है दे देंगे जी, उन्हें क्या दिक्कत है। 350 बालक थे, 14,000 दिहाड़ी मार पर रजिस्टर में लिखी गई महीने भीतर। एक भी मां बाप ने मना नहीं करा कि थम मेरे बालक खातर करने लाग रहे, मैं कर दूंगा। कोई बिजली का काम करा करता, वो बोला जी मैं बिजली का काम जो गांव में जितना भी सामान का काम होगा मैं फ्री कर दूंगा। कोई बोला जी मैं यू काम करा करूं, मैं फैक्ट्री में यू काम करा करूं, मैं गांव में फैक्ट्री खुलवा दूंगा। कोई कहे जी मैं गद्दा की फैक्ट्री में हूं, मैं मैनेजर लाग रहा हूं। जो मान लो कोई जो मैनेजर लाग रहा है वो न्यू कहे जी जब मेरे बालक की एजुकेशन, मैंने गांव में तो पूछा, जब हम रिसर्च कर रहे थे गांव के एक आदमी तो पूछा भाई थारे घर में तो कोई शहर छोड़ के, कोई गांव छोड़ के शहर गया है? बोला जी गए हैं। कितने लोग? मेरा काका गया है। क्या क्या करा है? पानीपत फैक्ट्री में लाग रहा है। कि क्या की फैक्ट्री में? गद्दे की फैक्ट्री में। मैंने फोन करा, फोन नंबर लेकर ने, मगा भाई तू के काम करा करा? बोला मैं मैनेजर हूं। अच्छा मैनेजर है तो मैनेजर ही लग गया था या कटदा? बोला मैं सुपरवाइजर था आया हूं करता करता। तो एक गद्दे की फैक्ट्री खुलने में कितना टाइम लग गया, झाड़ू की फैक्ट्री में कितना लग गया, दूसरी चीजा मैंने सारी बूझ ली। उनका सारे जो अलग अलग फैक्ट्रियां में काम करनी है लोग बूझा। मैंने उससे एक बात कही कि अगर तने ईब तू जितनी कमाई 45,000 तनख्वाह दी उसकी उस फैक्ट्री में मैनेजर की पोस्ट पे, 45,000 में तो मैंने कहा किराए का मकान है तेरा अपना है जी? किराए का है। बालका ने शुद्ध हवा मिला है कि पोल्यूशन जहर मिला है? बोला जी पोल्यूशन मिला है। बालका ने खान पीन का केमिकल वाला मिला है कि ऑर्गेनिक मिला है? बोला जी केमिकल का मिला है। बालक खुश रहे हैं कि दुखी रहे हैं? बोला जी खेलने की भी जगह कौन मारे मोहल्ले में, तो कबाड़े कबाड़ होगा? बोला जी हाँ। कितना बचा है? बोला जी बचदा बुचदा कुछ नहीं। जब 45,000 रुपये कमा के तने बचदा कुछ नहीं, तो अगर जब गांव में आप फैक्ट्री ला लिया गद्दा की, क्योंकि उन्हें बताया था जो 600 रुपया का गद्दा है वो 2,500 का बेचा हम, जो 1,000 रुपया हम तैयार हो जावे वो 4,000 का बिका हमारा, उन्हें सारी बता दी मेरे थी। तो मगर जब गांव में आप गद्दे की फैक्ट्री ला लिया, अगर तू उस गद्दे की फैक्ट्री ने संभाला है, तेरे बालक की पढ़ाई कति फ्री और रोजगार की गारंटी तेरे बालक की मिलती हो, तने गांव में शुद्ध हवा मिलती हो, ऑर्गेनिक खाना मिलता हो, तो तू आ जाएगा। बोला जी मैं तो ईब छोड़ कर आ जाऊं, अरे तो नाश से नाश है शहर में, तो गांव वर्गी तो जिंदगी है नहीं। तो मगा जी फिर ठीक है, भी फिर मेरे समझ में आ गया के काम हमारी जरूरत की के सामान हमारा गांव में बन सके है, के जुगाड़ हो सके है। हमारा ऐसा काम हो रहा है 20 रुपये किलो गेहूं ले है हमारे पे, तो आड़ती 20-22 रुपये लेंदा होगा जी, 22 से 24 का रेट होगा, ठीक है। 20 रुपये किलो हमारा पे गेहूं ले लिया, उसने सड़ा हुआ पहले, सड़ा के फिर उसने फर्मेंटेशन करके बेरानी के करके उसमें वो करके बेकिंग करके ना उसका ब्रेड बना दे है। 500 ग्राम का ब्रेड का पैकेट 65 रुपया का मिला है ब्राउन ब्रेड का,
130 रुपये किलो, उसे मारेगी, उन्हें छड़ाएगी, मारती है 130 रुपये किलो, उल्टा दे दे है। साइड इफेक्ट का तो बड़ा कहानी है, साइड इफेक्ट की तो मैं आपने जब दोबारा बात करांगे तो मैं दिखाऊंगा। उस ब्रेड के ऊपर लिखा हुआ है इस ब्रेड में के है, उस ब्रेड के ऊपर अगर उनका साइड इफेक्ट देख लोगे ना, ये बालक पढ़े लिखे हैं, गूगल पे सर्च करियो कि इस प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट क्या क्या हैं। घर में आपके एक बड़ी कंपनी है, कोई हल्दी उल्दी की नमकीन की पैकेट बनाया करवा, सबके घर हम पैकेट होया करे नमकीन वाला पैकेट, नमकीन के पैकेट के पिछले का ना लिखा होगा इसमें इंग्रेडिएंट के है। मैक्सिमम नमकीन के पैकेट में ब्रांड मिला, ब्रांड ऑयल, या मिला करे कॉटन सीड ऑयल, या मिलता है पाम ऑयल। ज्यादातर में कॉटन सीड मिलता है, या जो सा भी तेल है वो कौन सा तेल है, कॉटन सीड कौन सा है, बिनोले का तेल। बिनोले का तेल कौन सा है, जो आज के टाइम पे कॉटन से निकलेगा ना, वो कॉटन आज बीटी कॉटन है। बीटी कॉटन मतलब जीएमओ। किसी को पता है जीएमओ के बारे में? पूरे गांव में तक किसी ने नहीं बेरा जीएमओ का, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। उसमें क्या करते हैं, बीज का जीन बदल दिया करें। और उस जीएमओ के बारे में एक कहावत है, कौन से बीज हुए हैं, लाल रंग का चिकना बढ़िया टमाटर होया करे, देखा आपने, सुतरा टमाटर दिखने में तो सुतरा लग गया, मछली का जीन हुआ उसमें। एक खीरा होया करे बड़ा सुतरा सा, जमा गोल गोल जमा हरा कती तो सुतरा लग गया लागन में, वो भी जीएमओ है। तो ये जो बीटी कॉटन है या भी जीएमओ है। और ब्राजील की सरकार ने 2020 में एक अध्ययन जारी किया था, उसकी रिपोर्ट पढ़ी है, ऑफिशियल रिपोर्ट। वो क्या कहती है कि जिनके भी बच्चे जीएमओ खाते हैं उनकी अगली संतान नपुंसक और बांझ पैदा होती है। इसीलिए आपके रोहतक में 37 आईवीएफ सेंटर हैं। पूरे इंडिया में 20,000 तक फालतू आईवीएफ सेंटर हैं। बालक संतान पैदा होने का बीज खत्म होने लग रहा है। खेत का बीज भी आपका बाजार से आता है, डांगरा का बीज भी आपका बाजार से आता है, आपका मानस का बीज भी बाजार में तांग लग गया। मतलब आपको अपने बच्चों को क्या खिलाना है यह भी नहीं पता है। पूरे गांव में तो किसी ने जीएमओ का नहीं बेरा, बताओ। और जीएमओ सरसों भी कर दी उन्होंने तो पास, सरकार ने पीछे जी जीएमओ सरसों के बारे में खबर आपने पढ़ी हो तो, जब किसान आंदोलन खत्म होया। मेरा कहने का मतलब यह है, जानकारी के अभाव में हम अपने बच्चों का सत्यानाश अपने हाथ से करते आने लग रहे हैं, और हम ये जारी रखेंगे यदि बैठकर रुके नहीं तो। मैंने जब उन मां बाप से बात करी और जब काम करा, मैंने देख कर बड़ा खुश होया। मैं 1 मार्च 2020 में हम दूसरे लेवल में एंटर कर गए उस गांव की जिसकी मैं बताने लग रहा हूं। और फिर 20 मार्च में लॉकडाउन लग गया जी। मार्च में लग गया ना 2020 में, 22 मार्च ने था, 20 मार्च लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद फिर मैंने समझ में एक बात आई, किसान आंदोलन आ गया, फिर दूसरी चीज आ गई, फिर या बीमारी का ड्रामा आ गया, फिर इसके ऊपर देखा तो फिर उसके बाद तो यो मास्क ये उतरवाए फिर लोगों के, फिर ये बंद कराया इनका इंजेक्शन लगाना, और फिर इस आंदोलनों पर चल पड़ा। फिर मेरा एक बात समझ में आ गई कि ईब जो है ना, वह सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे काम नहीं करना, ईब तो बीज बचाने पे काम करांगे, गांव की एक एक चीज ने सुधार के काम करांगे। लेकिन बस एक बात ध्यान रखनी है, जो ताऊ कहता है ना, बोला लोग आवे हैं वादे करके चले जावा है, वह न्यू करके चले जावा है ताऊ, कि जिसके बालक बर्बाद होने लग रहे, जब वह कुछ नहीं कर रहे तो फिर मरने के ठेका ले रखा भाई। पहली बात तो या दूसरी बात, जब गांव में आके मैं काम करूंगा तो मैं तो अपनी दाढ़ी लेऊंगा, मैं तो लेनी पड़ेगी ना, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर बाहर का कोई आदमी आके आपके गांव में न्यू कहे ना कि मैं आपके गांव ने संभालूंगा, तो बस न्यू सोच लियो वो फ्रॉड है। क्योंकि आपके गांव को कोई बाहर का आदमी नहीं ठीक कर सकता, ना कोई एमएलए, ना कोई एमपी, ना कोई मुख्यमंत्री, ना कोई पद, कोई भी नहीं कर सकता। आपका डीसी नहीं, एक आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि गांव की समस्या है, गांव ने बेरा है, इसको गांव ही ठीक कर सके। तो मैं क्या करूंगा, जितने गांव का यूथ है उस गांव के लोगों को मैं वो ट्रेनिंग दूंगा। सारे मां बाप ले सके हैं, अगर जिस भी मां बाप ने आज तक मेरी वह ट्रेनिंग ली है, जिसने भी ली है, मेरे ख्याल अंकित उसने ली है, या अंकित ने ली है, अंकित ने मेरे द्वारा अपनी वो ऑडियो भेजी, जब मैंने कहा मैं अंकित भाई आपको क्या लगता है कि इस ट्रेनिंग से आप गांव में क्या कर सका। हाँ, अंकित ने एक बात कही थी कि भाई साहब जब यार ट्रेनिंग गांव में मिल जावे ना, तो कति एक भी समस्या नहीं रहा है।
मैंने इस बात को लेकर के बड़ा उत्साह मिलता है कि पिछले 20 साल में जिस आदमी ने वह ट्रेनिंग ली उसके नजरिया ही बदल गया। आप में से जो बालक पढ़े लिखे हैं, इवन अनपढ़ आदमी भी अगर उसने सुन लेगा, वह सुनन की है, आप घर बैठ के सुनोगे ना, आपने न्यू बेरा लाग जाओगा कि मैं इस टाइम पे कौन से छोरे की बात करने लग रहा, कौन से बालक में के टैलेंट है, कौन सा बालक क्या करे के करे और इस तरह आगे के करवाना है। जब मार दो रहे इसी फौज तैयार हो जावे गांव के युवाओं की, तो आपके गांव में जितना भी टेक्नोलॉजी लगेगी, जितनी भी मेहनत लगेगी, सब कुछ बिना एक सिंगल रुपये के देने मैं तैयार हूं। जय गामराम तैयार होता हो तो जी, मतलब एक पैसा खर्च नहीं करना, लेकिन मेहनत मैं नहीं करूंगा, मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, गांव वाला ने करनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी मेरी, ट्रेनिंग मेरी, बाकी चीज आपकी, बालक आपके, मेहनत आपकी, सफलता आपकी, विफलता आपकी। अपना काम है जो मर्द हो रहा है वो ले लो, बात खत्म। मन बरत लो जितना बरत्या जावे, एकले आदमी का फायदा नहीं करूं किसी का भी, हमेशा से एक ही बात कंधा हूं, लेकिन गांव के लिए जिदन बुलाओगे उदन आऊंगा, उदन नहीं लेंदा मैं तेल के भी रुपये। गांव खातर फ्री हूं, एकले आदमी खातर मेरे पास कोई ना टाइम है ना मेरे पास टाइम है। आप लोग क्या कर सकते हो, सिर्फ इस बात पर यकीन करने के लिए आपके जिम्मे 2-3 काम है। यहां से जिन लोगों ने कोई काम नहीं करना है वो लोग अभी अपने घर चले जाएंगे। जिन लोगों को यह लगता है कि मैं कुछ पार्टिसिपेट कर सकता हूं, वो लोग बैठ के अपनी टीम बनाएंगे। एक कार्ड छपवाओ, एक पर्चा छपवाओ, मैंने पर्चा वो मेल कर रखा है, वो जो क्रांति वाला, उसको हर घर में दे के आओ। उसके अंदर लिखा हुआ है कि हम क्या करना चाहते हैं। हर उस गांव के आदमी ने वो टाइम देकर फिर एक जगह पे बुलाओ, बुला करके पहले एक बार उसकी सोच में बीज डालो। क्योंकि मेरा हमेशा से एक बात कहना आता है, यो पीपल का पेड़ खड़ा है, यू बेरा नहीं कद का होगा, कद इसका बीज पड़ा होगा, ईब जाकर ऐसा होया कि इतना बड़ा दिखने लग गए। आज जो हालात हैं उसके बीज आज से कहीं 20-30-50 साल पहले पड़े होंगे। जो आज बीज डालेंगे उसका फल अपने को अगली संतान उसका जो है फायदा लेगी। तो हमको क्या करना है, आज अपनी मेहनत शुरू करनी है। हर आदमी को बुलाकर उनके दिमाग में अब बीज डाल दो कि ये जो बच्चे हैं, ये जो बच्चे काम करेंगे, जो ICS वाले और दूसरे वाले अंकित भाई हैं और आपकी इनकी टीम है, वो जो काम करेंगे वो गांव की भलाई के लिए है। उनका चला गया, काम करने वाले जितने भी आएंगे अपनी इच्छा से वो आगे बढ़ेंगे। आज आप क्या शुरू कर सकते हो, मेरे पास एक व्हाट्सएप करो, मेरे द्वारा नंबर पे, मेरा नंबर मैं आपको देता हूं, मेरे को व्हाट्सएप करो। आपने कुछ नहीं करना, अपना नाम लिखना है और मेरे द्वारा न्यू कहना है मन्नावा एजुकेशन वाली ट्रेनिंग चाहिए है। मैं आपके पास वह ट्रेनिंग भेज दूंगा, घर बैठे ट्रेनिंग करनी है, कुछ कितने जाना नहीं, किसी से 1 रुपया देना नहीं, और एक बार न्यू समझोगा कितनी गजब की चीज है। आपा एक बालक के रोजगार का इंतजाम कर सका, हां बशर्ते की कर्ण चालना। बाहर का कोई आदमी कदे नहीं करेगा, क्योंकि बालक आपके हैं, समस्या आपकी है, समाधान केवल आप कर सकते हैं। इतनी सी बात मैं कहना चाहूं था। आज के लिए बात बहुत है जो पेरेंटिंग के ऊपर करी जा सकती हैं, वो हम अगली मीटिंग में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर मैं बोल देता हूं, नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। जिसने भी भाई ने मेरे द्वारा मैसेज करना हो, सिर्फ मैसेज करना है, कॉल कभी नहीं करनी है। मेरे को फोन में उठा नहीं पाऊंगा, पूरा दिन सारा दिन ऐसे ही लगा रहता हूं। 9518170000 95 1817